दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मुंबई से एक हॉरर कहानी लेकर आया हूं। आज की हमारी कहानी मुंबई में गोरेगांव के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम सचिन है, जो कि पेशे से एक ऑटो ड्राइवर है। तो चलिए अब ये कहानी सचिन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सचिन है। लोग मुझे प्यार से सच्चू कहकर भी पुकारते हैं। मैं मुंबई में गोरेगांव का रहने वाला हूं और पेशे से एक ऑटो ड्राइवर हूं। मुंबई का नाम सुनते ही आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक अमीर परिवार से हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आप लोग सोच रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा है। यानी कि मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूं और मेरी गरीबी का कारण मेरे पिताजी हैं। मतलब हम लोग मुंबई में गोरेगांव के बगल में ही एक चोल में रहते हैं और मुंबई में चोल सिर्फ गरीबों की ही निशानी है। यानी कि चोल में सिर्फ गरीब लोग ही रहते हैं। और चोल की जिंदगी कैसी होती है ये आप लोगों ने काफी फिल्मों और टीवी सीरियलों में देखा होगा। और कुछ उसी तरह की जिंदगी मेरी भी है, या फिर यूं कहूं कि जब से मैं पैदा हुआ हूं तभी से मेरी जिंदगी ऐसी ही है। और इसका कारण मैंने आपको बता दिया है कि इन सभी चीजों का कारण मेरे पिताजी हैं। वो इसलिए कि मेरे पिताजी शुरू से ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते थे, लेकिन एक गरीब परिवार से होने के कारण उनको कभी इस चीज में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। और जब उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज में खराब कर दिया था, तो उसके बाद उन्हें इस चीज का एहसास हो गया था कि वो इस काम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन उन्हें इस काम से बहुत ज्यादा लगाव था और उसकी उम्मीद टूटने की वजह से वो दिमाग से थोड़े पागल हो गए थे और थोड़े ही दिनों में वो शराब पीने लगे थे। बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से ही उनकी मौत हो गई और वो हम सभी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। हम सभी से मतलब है कि मेरे परिवार में अब हम सिर्फ 3 सदस्य ही बचे हैं। एक मैं, मेरी माताजी और एक मेरी छोटी बहन। परिवार में बड़ा बेटा या फिर इकलौता बेटा होने की वजह से अब परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई थी। और जिम्मेदारी मेरे ऊपर आने का मतलब था कि अब मुझे घर वालों के लिए 2 पैसे कमाकर लाना था। इसी के चलते मैं कई दिनों से पिताजी के मरने के बाद सोच रहा था कि मैं आखिर ऐसा क्या काम करूं जिसकी वजह से मेरे घर में 2 रुपए की आमदनी हो। अब मैं इसी चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहने लगा था। तभी मुझे मेरे एक दोस्त ने सलाह दी कि मुंबई में ऑटो ड्राइवर काफी अच्छा खासा कमाते हैं और मुझे भी अब वही काम शुरू कर देना चाहिए। जब मैंने मेरे दोस्त के मुंह से यह बात सुनी तो मुझे भी उसकी बात ठीक लगी और मैंने सोचा कि सुबह शाम मेरा घर पर रहूंगा और दिन में अच्छे से ऑटो चला लूंगा। लेकिन उसके लिए भी ऑटो खरीदना पड़ेगा और उतने हम लोगों के पास पैसे थे नहीं कि हम लोग एक नया ऑटो खरीद सकें। तभी मुझे मेरा वही दोस्त सलाह देता है कि मुंबई में कई ऐसे लोग हैं जो भाड़े पर ऑटो देते हैं। उनको तो रोजाना का जो उनका तय किया हुआ भाड़ा होता है वो देना होता है। उसके अलावा आप उस ऑटो से चाहे कितना ही कमाओ, बाकी के सारे पैसे आपके होते हैं। जब मैंने मेरे दोस्त के मुंह से यह बात सुनी तो मैं और भी ज्यादा खुश हो जाता हूं और जल्दी ही मैं एक ऐसे ऑटो का जुगाड़ कर लेता हूं जो मुझे किराए पर मिल जाता है। अब उस ऑटो से ही मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत करता हूं। अब मुझे ऑटो चलाते हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे, लेकिन उन 6 महीनों में मेरी इतनी ज्यादा कुछ आमदनी नहीं हो रही थी और मैं परेशान रहने लगा था। मैं सोचता था कि मुझे काम तो यही करना है, लेकिन मैं इस काम में ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरे थोड़े ज्यादा पैसे बने। दरअसल मैं गोरेगांव से फिल्म सिटी तक ऑटो चलाने का काम किया करता था, लेकिन उस तरफ बहुत ज्यादा ऑटो वाले थे, जिसकी वजह से उतनी ज्यादा सवारियां नहीं मिल पाती थी। और इसी वजह से मेरे दिमाग में अब एक ख्याल आता है कि मुझे मेरा ऑटो किसी ऐसे एरिया में चलाना चाहिए जहां पर सवारियां तो ज्यादा हैं, लेकिन ऑटो वालों की संख्या कम है।
अब इसी के चलते मैं एक ऐसी जगह की तलाश करने लगता हूँ जहाँ पर ऑटो बहुत कम चलते हो। थोड़े ही दिनों बाद मुझे पता चलता है कि जिस जगह पर मैं ऑटो चला रहा हूँ उसके बिल्कुल दूसरी साइड में एक एरिया पड़ता है जहाँ पर बहुत से गरीब लोग रहते हैं, लेकिन वो एरिया दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुनसान है। वहाँ पर कोई भी ऑटो वाला ऑटो नहीं चलाता है। जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। मैंने सोचा कि कोई तो ऑटो वाला वहाँ पर काम करता ही होगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि उस एरिया में एक भी ऑटो नहीं चलता है और इसी वजह से वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब यह चीज़ मेरे लिए सोने में सुहागा होने वाली थी। इस चीज़ को जानने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ और मैं तय कर लेता हूँ कि कल से ही मैं इस जगह को छोड़कर उसे एरिया में ऑटो चलाना शुरू कर दूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा यही एक फैसला मुझे मेरी आने वाली ज़िंदगी में एक ऐसे डरावने हादसे से रूबरू करवाने वाला है जिससे मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। और वो हादसा इतना ज़्यादा डरावना और भयंकर था कि अगर आज भी मैं रात को ऑटो चलाते वक्त उस चीज़ को याद कर लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अब भी मेरे पीछे ही बैठी हुई हैं और ठीक उसी तरह मुझे देख रही हैं जिस तरीके से उस रात देख रही थी। उसका वो डरावना चेहरा अब भी मेरी आंखों के सामने आने लगता है। उसे घटना को याद करते ही मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी वो घटना मेरे साथ हुई है, जबकि उस घटना को हुए आज लगभग 4 साल बीत चुके हैं। फिर भी उसके होने का एहसास आज भी मैं अपने जहन से नहीं निकाल पाया हूँ। दरअसल दूसरे दिन से ही मैं उस सुनसान इलाके में ऑटो चलाना शुरू कर देता हूँ। उस इलाके में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ थीं और उन्हीं फैक्ट्रियों में अलग अलग इलाकों से आकर मजदूर लोग काम करने के लिए जाया करते थे। लेकिन पता नहीं उस एरिया में एक भी ऑटो क्यों नहीं चलता था और उसी की वजह से उन मजदूर लोगों को पैदल ही उन फैक्ट्रियों में जाना पड़ता था। अब धीरे धीरे जब मैंने उस एरिया में लंबे रूट पर ऑटो चलाना शुरू किया तो मुझे बहुत सी सवारियां भी मिलने लगी थीं। पिछली जगह पर जहां मैं ऑटो चलाता था वहां पर मुझे कम दूरी की ही सवारियां मिलती थीं। इसी वजह से मेरे पैसे भी कम बनते थे। लेकिन इस एरिया में ऑटो चलाने के बाद मुझे लंबी लंबी दूरियों की सवारियां मिलने लगी थीं और इसी वजह से मुझे किराया भी ज़्यादा मिलता था। मेरी आमदनी भी ज़्यादा होने लगी थी। 2-4 दिन ऑटो चलाते ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि अगर मेरी रोज़ाना इसी तरीके से कमाई होती रही तो आने वाले कुछ ही दिनों में मैं मेरा खुद का एक नया ऑटो ले लूँगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे चलकर मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके चलते नया ऑटो लेने की तो दूर की बात है, बल्कि मेरे पास जो ये पुराना किराए का ऑटो है ये भी मेरे हाथ से चला जाएगा। दरअसल एक दिन मैं ऐसे ही शाम के वक्त कुछ सवारियों को छोड़कर एक सुनसान रास्ते से होते हुए वापस आ रहा था। तभी मुझे सड़क के किनारे 3 लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं और वो मुझे दूर से ही ऑटो को रोकने के लिए हाथ दे रहे थे। तभी मैं उन लोगों को अपने ऑटो में बिठा लेता हूँ और मेरे ऑटो में बैठने के बाद वो लोग आपस में ही कुछ घुसुर फुसुर कर रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन मेरा ऑटो काफ़ी पुराना था और वो चलते वक्त बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था। इसी वजह से उस ऑटो की आवाज़ के कारण मुझे उन लोगों की बातें ठीक तरीके से सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन तभी आगे चलकर सड़क थोड़ी अच्छी आती है और मैं लगातार मेरे ऑटो को एक अच्छी रफ्तार में चला रहा था। इसी वजह से अब मुझे उन लोगों की आवाज़ थोड़ी ठीक तरीके से सुनाई देने लगती है। जब मैं उन लोगों की आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे उन लोगों की बातें समझ में आती हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये तो कमाल हो गया, आज से पहले तो इस सड़क पर कोई भी ऑटो वाला नहीं चलता था। उस हादसे के होने के बाद में सभी ऑटो ड्राइवर अपने अपने ऑटो को इस रूट पर लेकर ही नहीं आते थे। लेकिन आज पता नहीं ये ऑटो वाला क्यों इस रूट पर आया है। शायद इसको उस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन अगर इसको भी उस चीज़ के बारे में पता चल गया तो देख लेना, ये भी दूसरे दिन से ही यहाँ पर ऑटो चलाना बंद कर देगा। जब मैंने उन लोगों के मुंह से ये बात सुनी तो मैं मेरे मन ही मन में सोचने लगता हूँ कि ये लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, और आखिर ऐसा क्या है जिसके बारे में पता चलते ही मैं यहाँ पर ऑटो चलाना ही बंद कर दूंगा। मैं अभी उन लोगों से कुछ पूछता उससे पहले ही उनमें से एक ने मुझे रुकने का इशारा किया और जैसे ही ऑटो रुका वो लोग ऑटो से नीचे उतरते हैं और मुझे मेरे पैसे देकर वहाँ से निकल जाते हैं।
उस दिन तो मेरे साथ कुछ भी नहीं होता है और शाम होने के बाद मैं वापस ऑटो को मेरे घर पर लेकर आ जाता हूँ। लेकिन अगले दिन मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जिसके होने के बाद जैसा वो लोग कह रहे थे मैं बिल्कुल वैसा ही करता हूँ। यानी कि मैंने हमेशा हमेशा के लिए उस घटना के होने के बाद उस इलाके में ऑटो चलाना बंद कर दिया था। लेकिन वो घटना इतनी ज्यादा डरावनी थी कि उस इलाके में ऑटो चलाना बंद करने के बाद भी मैं कई दिनों तक बहुत ज्यादा डरता था और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं फिर से अपने ऑटो को लेकर बाहर निकला तो वो मुझे वहीं पर मार देगी। हर सवारी को बिठाते टाइम आज भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये वहीं तो नहीं है। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे घर में कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं है। मैं तो इसी डर के साथ अपना काम आज भी कर रहा हूँ। अब दूसरा दिन होता है और मैं अपने घर से सुबह नहा धोकर अपना ऑटो लेकर निकलता हूँ और दूसरे दिन भी मैं उसी एरिया में अपना ऑटो चलाने लगता हूँ। एक दो चक्कर लगाने के बाद मुझे सवारियां मिल जाती हैं और मुझे सुबह के वक्त रोजाना वहीं सवारियां मिलती थीं जो कि उन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जाती थी। सुबह सुबह उन लोगों को उन फैक्ट्रियों में छोड़ने के बाद मैं वापस उधर से आ रहा था कि तभी मुझे वो सड़क आज बहुत ज्यादा सुनसान दिखाई दे रही थी और उस सड़क पर एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से मैं सोचता हूँ कि आज तो मेरा दिन बहुत खराब जाने वाला है क्योंकि आज शायद बहुत से लोग काम पर नहीं आए हैं। इसी वजह से मुझे सवारियां भी बहुत कम मिल रही हैं। अब दोपहर का वक्त हो चुका था और धूप भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और दोपहर की वो गर्म गर्म हवाएं अब मुझे ऑटो चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही थी। इसी वजह से मैं उस सुनसान सड़क पर एक बड़े से पेड़ को देखकर उसकी छाया में अपने ऑटो को खड़ा कर देता हूँ और थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने ऑटो में ही सो जाता हूँ। मैं तो सिर्फ थोड़ी देर आराम करने के लिए ही अपने ऑटो में सोया था, लेकिन पता नहीं कब मेरी आंख लग जाती है और उसे दिन का मुझे आज भी अफसोस होता है कि उस दिन मुझे इतनी लंबी नींद आखिर आई तो आई कैसे, क्योंकि जब मेरी आंख खुली थी तो उस दिन शाम का वक्त हो चुका था और मेरे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा मुझे दिखाई दे रहा था। नींद खुलते ही जब मैंने अपने मोबाइल में टाइम देखा तो उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। नींद खुलते ही मैं मेरे मन ही मन में सोचने लगता हूँ कि आज मुझे इतनी ज्यादा नींद कैसे आई। आज से पहले तो कभी भी मुझे इतनी लंबी नींद नहीं आती थी। अब यही सोचकर मैं उठता हूँ और अपने ऑटो में से मेरी जो पानी की बोतल थी उसको निकलता हूँ और बाहर जाकर अपना मुंह धोता हूँ। मुंह धोने के बाद मैं वापस ऑटो में आकर बैठता हूँ और ऑटो को स्टार्ट करके उस सुनसान सड़क से अब अपने घर की तरफ आने लगता हूँ। अब मैं मेरे मन ही मन में ये सोचते हुए अपने घर की तरफ आ रहा था कि आज तो धंधा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आज की तरह ही अगर रोजाना धंधा होता रहा तो थोड़े ही दिनों में मेरी तो फिर से पहले की तरह की हालत हो जाएगी। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि तभी ऑटो चलाते चलाते अचानक ही मुझे सड़क के बगल में एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है और वो भी मुझे दूर से ही हाथ से रुकने का इशारा कर रही थी। उसको देखकर मैं सोचता हूँ कि चलो अच्छा है, घर जाते वक्त कम से कम एक सवारी तो मिली, कुछ तो आमदनी होगी। अब मैं अपने ऑटो को उस औरत के पास ले जाकर रोक देता हूँ। जब मैं उसके पास अपना ऑटो रोकता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो दिखने में उन फैक्ट्रियों में काम करने वाली ही लग रही थी, क्योंकि उस वक्त उसने एक मटमैली सी साड़ी पहन रखी थी और अपने हाथ में एक खाने का टिफिन ले रखा था। उस टिफिन को देखकर ही मुझे ये लगता है कि ये इन फैक्ट्रियों में काम करने वाली औरत ही है, क्योंकि उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले सभी मजदूर रोजाना अपने हाथों में इस तरह का टिफिन लेकर जाया करते थे और उस औरत का हुलिया देखकर भी ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि उसके सिर के बाल आगे चेहरे पर आए हुए थे और उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा धूल सी लगी हुई थी। बाकी के जो लंबे बाल थे उसने उनको पीछे की तरफ किसी रबड़ से बांध रखा था, लेकिन जो आगे के छोटे छोटे बाल थे वो उसके चेहरे पर आ रहे थे। जैसे ही मैं उसके पास ऑटो रोकता हूँ तो उससे पूछता हूँ कि बोलिए बहन जी, कहाँ पर चलना है। मैंने तो सिर्फ उससे इतना ही कहा था कि तभी अचानक से ही वो मुझसे बिना कुछ कहे ही मेरे ऑटो में पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। उसको इस तरह से अचानक से ही बिना कुछ बोले मेरे ऑटो में बैठता हुआ देखकर मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता है। तभी मैं उसकी तरफ मुंह करके पूछता हूँ कि आपको चलना कहाँ है, ये तो बताओ। आप इस तरीके से बिना कुछ बताए ही ऑटो में क्यों बैठ गए हो।
तभी वो मुझे एक कड़कती हुई आवाज में कहती हैं कि ऑटो चलाएगा तभी तो बताऊंगी कि कहाँ जाना है, या सारे सवाल जवाब यहीं पर करेगा। जब उस औरत ने मुझे ऐसा कहा तो मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है, कहीं आगे चलकर बता देगी, और फिर मैं अपने ऑटो को स्टार्ट करता हूँ और वहां से निकल पड़ता हूँ। थोड़ी दूर आने के बाद मैं फिर से उस औरत से वही बात पूछता हूँ, लेकिन वो चुप ही रहती हैं। तभी थोड़ी ही देर बाद वो मुझे अचानक से ही बोल पड़ती हैं कि तुम कब से इस रास्ते पर ऑटो चला रहे हो? पहले तो तुम्हें कभी भी इस एरिया में ऑटो चलाते हुए नहीं देखा है। जब उसने मुझसे यह बात बोली तो मैं उससे पूछता हूँ कि आप ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो वो मुझसे कहती हैं कि अरे मुझे उन फैक्ट्री में काम पर जाते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और कोई भी ऑटो वाला इधर दिखाई नहीं देता है। इसकी वजह से इतनी दूर हम लोगों को पैदल ही जाना पड़ता है, लेकिन आज पहली बार तुमको इस तरह ऑटो चलाते हुए देखा है। जब उसने मुझे ये बात कही तो मैं उससे कहता हूँ कि पहले मैं दूसरी तरफ ऑटो चलाया करता था, लेकिन उस तरफ फिल्म सिटी होने के कारण बाकी के ऑटो वालों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और उस तरफ मेरी इतनी ज़्यादा कमाई नहीं होती, इसीलिए मैं इस तरफ ऑटो चलाता हूँ। मुझे पता चला कि इधर कोई भी ऑटो वाला ऑटो नहीं चलाता है, इसी वजह से मैंने सोचा कि मुझे इधर ही ऑटो चलाना चाहिए, मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। जब मैंने उस औरत से वो बात कही तो मेरी वो बात सुनते ही वो पीछे से अचानक से ही एक अजीब सी आवाज में हंसने लगती हैं और एक भारी सी आवाज में कहती हैं कि लालच ही तो इंसान को मौत के मुंह में ले जाता है और आज तुम्हारा लालच ही तुम्हें इस जगह पर ले आया है। जब मैंने अचानक से ही उस औरत की बदली हुई आवाज में वो बात सुनी तो मैं काफी ज्यादा चौंक जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आखिर ये औरत मुझे ऐसा क्यों कह रही है। तभी मैं उसकी तरफ पीछे देखे बिना ही उससे पूछता हूँ कि आप तो इन सब बातों को छोड़िए और मुझे बताइए कि आपको कहाँ पर चलना है। तभी वो औरत मुझे फिर से उस भारी सी आवाज में कहती है कि मैं जहाँ पर जा रही हूँ वहाँ पर तू चलेगा तो तेरे होश उड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं तुझे अपने साथ वहाँ पर ले जाकर ही रहूंगी। और मुझसे इतना कहकर वो फिर से उस भारी सी अजीब सी आवाज में हंसने लगती है। मैं एक बार फिर से उससे पूछता हूँ कि अगर आप मुझे नहीं बताएंगी कि आपको कहाँ जाना है तो मैं यही ऑटो रोककर आपको उतार दूंगा, इसीलिए आप मुझे जल्दी से बताओ कि आपको कहाँ जाना है। जब इस बार मैंने काफी दबाव बनाकर उस औरत से यह बात पूछी तो वो मुझसे कहती हैं कि मुझे तो मुर्दा घर जाना है और तुमको भी मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। जब मैंने उस औरत के मुंह से यह बात सुनी तो मेरा दिमाग ठनकता है और मैं उससे कहता हूं कि मुर्दा घर तो इस तरफ है ही नहीं, वो तो अस्पताल के बगल में है और अस्पताल फिल्म सिटी की तरफ है। अभी मैं मेरे मन ही मन में ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे मेरे कानों में एक अजीब सी गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही मुझे वो आवाज सुनाई देती है तो मैं चलते चलते ऑटो में ही अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमा कर देखता हूँ। और जैसे ही मैं अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाता हूँ और मेरी नजर उस औरत के ऊपर पड़ती है तो उसका चेहरा और उसका हुलिया देखते ही मेरी तो हालत ही खराब हो जाती है और मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। मैं इतना ज्यादा डर जाता हूँ कि मेरे शरीर से अब अचानक से ही बहुत तेज तेज पसीना निकलने लगता है और अब मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं वापस अपनी गर्दन को सामने की तरफ घुमा सकूं। मैं तो बस एक टक उस औरत के उस खौफनाक चेहरे की तरफ ही देख रहा था और जब मैं उसकी तरफ देख रहा था तो वो भी मुझे अजीब तरीके से घूरते हुए मुस्कुराने लगती है और उसकी वो मुस्कुराहट भी बहुत ज्यादा कातिल लग रही थी। उसकी उस मुस्कुराहट को देखकर मैं समझ गया था कि आज मैंने मेरे ऑटो में एक बहुत ही भयानक और खतरनाक बला को बिठा लिया है और अब ये बला पता नहीं मेरे साथ क्या करेगी। ये चीज सोचते सोचते ही मेरे दिमाग में एक चीज और आ गई थी कि बाकी के ऑटो वाले इस एरिया में अपना ऑटो क्यों नहीं चलाते हैं। अब मैं बिना आगे की तरफ देखे ही ऑटो को चला रहा था और मेरा मुंह तो उस चुड़ैल की तरह दिख रही औरत की तरफ था। तभी अचानक से ही मुझे मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि मैं बिना आगे की तरफ देखे ही ऑटो चला रहा हूं और जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आता है तो पता नहीं अचानक से ही मेरे हाथों की उंगलियां ब्रेक पर चली जाती हैं और मैं अचानक से ही ऑटो के ब्रेक लगा देता हूं और जैसे ही ब्रेक लगाता हूं तो अचानक से ब्रेक लगने की वजह से ऑटो वहीं की वहीं रुक जाता है और झटके के साथ वो चुड़ैल आगे की तरफ जो ऑटो के बीच में एक लोहे का डंडा लगा हुआ था उसके ऊपर जाकर लगती है। उसे लोहे के डंडे से उसका मुंह लगता है जिसकी वजह से शायद उसका एक दांत टूट जाता है। जैसे ही उसका दांत टूटा तो वो एक अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगती है। जैसे ही वो चिल्लाने लगती है तो मेरा ध्यान फिर से उसकी तरफ जाता है। अब उसके मुंह से काफी ज्यादा खून निकल रहा था।
जो कि उसके दांतों के साथ साथ पूरे जबड़े में फैल चुका था और अब उसके मुंह से खून की लार टपक रही थी। एक तो पहले से ही उसका चेहरा इतना ज्यादा डरावना था और अब उस टूटे हुए दांत के साथ साथ उसके मुंह से टपकता हुआ वो खून उसके हुलिये को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। जब वो औरत मेरे ऑटो में बैठी थी तब उसका चेहरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, लेकिन अब उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर जगह जगह पर जले हुए के निशान थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सिगरेट से उसके चेहरे को जगह जगह से जलाया हो, और इसके साथ ही उसके एक तरफ के गाल को बड़े बड़े टांकों से छीला गया था, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इसका एक तरफ का गाल बुरी तरीके से फट गया था, जिसको बाद में इन टांकों से छीला गया है। उन टांकों से सिला हुआ वो गाल उसके चेहरे को बहुत ही ज्यादा भयावह बना रहा था। इसके साथ ही उसके होठों पर भी किसी के काटने के निशान थे। निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसके होठों को काटा है, क्योंकि उसके वो निशान उस वक्त साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसके सिर के बाल भी अब पूरी तरीके से बिखरे हुए थे और उन बालों को देखकर भी ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने बहुत ज्यादा जोर लगाकर इसके सिर से आधे से ज्यादा बालों को उखाड़ लिया है, क्योंकि उस वक्त भी उसके सिर पर बहुत से बाल ऐसे थे जो उखड़े हुए थे और उन्हीं उखड़े हुए बालों की जगह से थोड़ा थोड़ा खून भी झलक रहा था। उसकी आंखों के नीचे दोनों तरफ काले काले धब्बे थे, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये औरत बहुत ज्यादा रोती है और रोने की वजह से ही इसकी आंखों के नीचे ये काले निशान पड़ गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर उसका चेहरा उस अंधेरी रात में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था, और उसको देखकर मैं ये भी समझ गया था कि ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है, बल्कि ये कुछ बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि जब ये मेरे ऑटो में बैठी थी तब इसका हुलिया इस तरह से नहीं था, और अब तो उसका हुलिया पूरी की पूरी तरीके से बदल चुका था, जिसकी वजह से मुझे ये अंदाजा हो गया था कि यह कोई चुड़ैल या फिर डायन ही है। लेकिन जैसे ही मुझे इस चीज का अंदाजा होता है, मैं सोचता हूं कि अब मुझे अपने आप को यहां से बचाकर निकालना होगा। अभी मैं मेरे मन ही मन में ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस दांत के टूटने के दर्द से करहाती हुई वो चुड़ैल मुझसे कहती हैं कि आज तूने मुझे बहुत ज्यादा दर्द दिया है। आज से पहले मैं इतने लोगों के ऑटो में बैठी हूं, लेकिन उन लोगों ने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से मुझे जरा भी तकलीफ हो, लेकिन तूने आज मेरा दांत तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इसकी तुझे बराबर सजा मिलेगी, और जैसे मैंने आज से पहले उन लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा था, उसी तरीके से मैं तुझे भी मारूंगी। तुम ऑटो ड्राइवर को देखते ही मुझे अपना वो घाव याद आने लगता है, मेरे साथ हुई वो हैवानियत और दरिंदगी याद आने लगती है, और जिस दिन मेरे साथ वो सब कुछ हुआ था, उस दिन मैंने मरने से पहले कसम खा ली थी कि मैं तो सिर्फ एक ही मेरी हूं, लेकिन एक के बदले में मैं कई लोगों को मौत के घाट उतार दूंगी। जिस तरीके से तुम लोगों ने उस दिन मेरी रूह को तड़पा तड़पा कर मुझे मारा था, अब मैं भी ठीक उसी तरीके से तुम सब लोगों को मार दूंगी। तुमने इस एरिया में ऑटो चलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और अब तुम्हें इस गलती का हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। जब मैंने उस औरत के मुंह से यह बात सुनी तो मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैं सोचने लगा कि आज तो शायद मेरे जिंदगी का ये आखिरी पल है, और अब ये चुड़ैल मुझे यहीं पर मार देगी। तभी मैं डर के मारे ऑटो से अचानक से उतरता हूँ और वहां से बहुत तेज आगे की तरफ दौड़ने लगता हूँ। उस वक्त मैं इतना तेज दौड़ रहा था कि उतना तेज मैं मेरी जिंदगी में पहले कभी भी नहीं दौड़ा था। अभी मैं अपने आप को बचाने की उम्मीद में वहां से दौड़ ही रहा था कि तभी मुझे दिखाई देता है कि वो चुड़ैल अब मेरे ही ऑटो को चलाते हुए मेरा पीछा कर रही है। आज भी जब मैं उस भयानक हादसे को याद करता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। उस वक्त उस अंधेरी रात में उस सुनसान सड़क पर मैं हांफते हुए भाग रहा था, और मेरे पीछे पीछे मेरे ही ऑटो को चलाकर वो चुड़ैल मेरा पीछा कर रही थी, और ऑटो को चलते हुए बार बार बाहर की तरफ निकलकर मुझे अपने हाथ से इशारा करके कह रही थी कि रुक जा, अगर तू आज नहीं रुक तो मैं तुझे इतना ज्यादा तड़पा तड़पा कर मारूंगी कि तू सोच भी नहीं सकता, और अगर तू रुक गया तो मैं तुझे आसान मौत दूंगी। मुझसे इतना कहकर वो चुड़ैल ऑटो चलाते चलाते ही बीच बीच में हंस भी रही थी। अब वो एक तरह का फिल्मी सीन ही चल रहा था, जिसको याद करके आज भी मैं कभी कभी बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। जब मैं आगे आगे भाग रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ी ही देर में
ये चुड़ैल इस ऑटो से मुझे पकड़ लेगी, क्योंकि कोई भी इंसान एक ऑटो से तेज स्पीड में नहीं भाग सकता। लेकिन फिर भी मैं अपना पूरा जोर लगाकर भाग रहा था। तभी मैं भागते भागते ही अपने मन ही मन में बप्पा को याद करने लगता हूँ कि हे बप्पा, आज मेरी मदद करो, मुझे किसी भी तरह से इस चुड़ैल के चंगुल से बचाओ, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले तो मेरे पिता का साया मेरे ऊपर से उठा है, जिसकी वजह से हम सभी लोग इस स्थिति में आ गए हैं। अगर अब मुझे भी कुछ हो गया तो फिर मेरे पीछे मेरे परिवार का, मेरी माँ और बहन का क्या होगा। अभी मैं मन ही मन बब्बा से ये प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी थोड़ी ही देर में मुझे सामने से पुलिस की एक पीसीआर वैन आती हुई दिखाई देती है, जो कि रात को अक्सर पेट्रोलिंग करने के लिए निकलती है। जब उस पीसीआर वैन को मैं देखता हूँ तो मुझे अपने आप को बचाने की एक उम्मीद नजर आती है। उस पीसीआर वैन को देखते ही अब मेरे में थोड़ी हिम्मत आती है, जिसके बाद मैं और भी ज्यादा तेज स्पीड में दौड़ने लगता हूँ। और दौड़ते दौड़ते ही मैं उस पीसीआर वैन को रुकने का इशारा भी कर रहा था। थोड़ी ही देर में पुलिस की वो पीसीआर वैन मेरे पास आती है और मेरे पास आकर रुक जाती है। जब उन पुलिस वालों ने मुझे इस तरह से हाँफता हुआ देखा तो वो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इस तरीके से भाग क्यों रहे हो, क्या कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है। तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि हाँ, पीछे तो पड़ा है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, यानी कि एक चुड़ैल है। जब मैंने उन पुलिस वालों से ये बात कही तो पहले तो उस गाड़ी में बैठे हुए वो पुलिस वाले हंसने लगते हैं। फिर उनमें से एक पुलिस वाला मुझसे कहता है कि अरे तुम डरो नहीं, भूत वगैरह कुछ नहीं होता। तभी मैं उस पुलिस वाले से कहता हूं कि नहीं साहब, होता है, और वो अभी भी मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। जब उन पुलिस वालों ने मेरे मुंह से ये बात सुनी तो वो सभी उस पीसीआर वैन से नीचे उतरते हैं और उसके बाद मुझसे पूछते हैं कि थोड़ा तसल्ली लो और आराम से हमें बताओ कि क्या बात है। इसके बाद उनमें से एक पुलिस वाला उनकी गाड़ी में रखी हुई पानी की बोतल मुझे देता है और मुझे थोड़ा पानी पीने के लिए कहता है। जब मैं थोड़ा पानी पीता हूं तो मेरा दिल और दिमाग कहीं ठिकाने पर आता है। उसके बाद मैं उन लोगों को मेरे साथ हुई सारी घटना बताता हूं। मेरे मुंह से वो घटना सुनने के बाद वो पुलिस वाले बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं और पूरी बात सुनते ही उल्टा वो लोग मुझे ही डांटने लगते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि हमने कई बार लोगों से कहा भी है कि रात के वक्त इस एरिया में दिन ढलने के बाद घूमना फिरना बंद कर दें, और खास तौर पर से तो ऑटो वाले लोग, लेकिन हम पुलिस वालों की तो कोई भी नहीं सुनता है। आज से पहले भी इस सड़क पर कई ऐसे डरावने हादसे हो चुके हैं जिनमें कई निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो हम लोग तुमको सही टाइम पर मिल गए। जब वो पुलिस वाले मुझसे वो बात कह रहे थे तब भी मैं बार बार अपनी नजरों को पीछे की तरफ घुमाकर उस सड़क की तरफ देख रहा था, लेकिन अब मेरा ऑटो मुझे दूर दूर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद वो पुलिस वाले मुझे अपनी पीसीआर वैन में बिठाते हैं और मुझे अपनी चोल में अपने घर पर छोड़ देते हैं। जब वो लोग मुझे घर पर छोड़कर जाने लगते हैं तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि साहब, मेरे ऑटो का क्या हुआ, मेरा ऑटो तो मेरे हाथ से चला गया। तो पुलिस वाले मुझसे कहता है कि अरे तुम्हारे ऑटो को कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ऑटो मिल जाएगा, कल सुबह जाकर उस सड़क पर देख लेना, कहीं ना कहीं खड़ा होगा। लेकिन उस पुलिस वाले ने जाते जाते भी मुझे चेतावनी दी थी कि आज रात को वापस उस सड़क पर जाने की गलती मत करना। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो कल सुबह के बाद ही उस सड़क पर जाकर अपना ऑटो देख लेना। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं और उन लोगों के जाने के बाद मैं भी अपने घर पर चला जाता हूँ। और जब मैं घर पर जाता हूँ तो घर जाने के बाद मैं सारी की सारी बात अपनी माँ और बहन को भी बताता हूँ। मेरे मुंह से वो बात सुनकर मेरी माँ और बहन भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन सुबह होते ही मैं चोल के ही एक दो लोगों को अपने साथ लेकर और अपने उस दोस्त को साथ लेकर उस सड़क पर जाता हूँ और अपने ऑटो को ढूंढने लगता हूँ। काफी देर ढूंढने के बाद मेरा ऑटो मुझे उस सड़क के बगल में ही एक खाई में खड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जिस स्थिति में वो ऑटो उस वक्त खड़ा हुआ था उसको देखकर मेरी तो हिम्मत ही टूट जाती है और मुझे समझ में आ जाता है कि अब मेरे सिर पर एक बहुत बड़ा कर्जा आ गया है और पता नहीं मैं कैसे इसे चुका पाऊंगा। क्योंकि जब हमने उस ऑटो को उस खाई में खड़ा हुआ देखा तो उस वक्त वो ऑटो पूरी तरीके से जला हुआ था। शायद कल रात को ही किसी ने उसमें आग लगा दी थी और अब उसकी सीट और बाकी का सारा सामान जल चुका था।
और सिर्फ लोहा लोहा ही बचा हुआ था, लेकिन वो भी पूरी तरीके से बेकार हो गया था। और उस चीज को देखकर मैं बहुत ज्यादा निराश हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अब इस जले हुए को मैं अपने घर ले जाकर भी क्या करूँगा। इसी वजह से मैं उसे वहीं पर छोड़ देता हूँ। घर आकर जब मैं मेरी माँ को वो बात बताता हूँ तो मेरी माँ मुझे कहती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तू निराश मत हो। हम लोग जिस आदमी से तूने वह ऑटो किराए पर लिया था उसका कर्ज भी चुका देंगे और नया ऑटो भी ले लेंगे। जब मैंने मेरी माँ के मुंह से ये बात सुनी तो मैं उनसे कहता हूँ कि माँ, आप पागल हो गई हो क्या? आखिर ये सब कैसे होगा? तभी मेरी माँ मुझे अपने गहने लाकर देती हैं और मुझसे कहती हैं कि तू इन गहनों को बेच दे और उसके बाद जो भी पैसे आते हैं वो पहले उस ऑटो वाले को देकर आना और बाकी के जो पैसे बचते हैं उससे तू एक दूसरा ऑटो ले लेना और जब तू कमाने लग जाए तो फिर मुझे ये गहने बनवा दे देना। उसके बाद मैं वैसा ही करता हूँ और थोड़े दिनों बाद ही हमारी जिंदगी अच्छी हो जाती है। लेकिन उस दिन के बाद मैं कभी भी उस एरिया में ऑटो चलाने के लिए नहीं जाता हूँ, भले ही मैं थोड़ा कम ही कमा लूँ। लेकिन आज भी मैं उस डरावनी घटना को अपने जहन से नहीं निकल पाया हूँ। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद मुझ उस सुनसान सड़क की सच्चाई पता चलती है, क्योंकि जब मैंने मेरे अगल बगल के लोगों को मेरे साथ हुई उस डरावनी घटना के बारे में बताया तो मुझे पता चला कि उस सड़क पर आज से कुछ साल पहले एक महिला के साथ एक बहुत बड़ी दरिंदगी हुई थी। कुछ लोगों ने उसका रेप करके उसको बुरी तरीके से मारा पीटा था और काफी ज्यादा टॉर्चर भी किया था। उसका एक तरफ का पूरा चेहरा ही फाड़ दिया था। जब उसे अस्पताल लेकर जाया गया तो कुछ ही दिनों के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई थी। जब पुलिस वालों ने उस मामले की जांच की तो पता चला कि उस रात जिस ऑटो वाले के साथ वो बैठी थी उसी ऑटो वाले ने उसके साथ वो दरिंदगी की थी और इसी वजह से आज भी उस महिला की आत्मा उस सुनसान सड़क पर भटकती है और किसी भी ऑटो वाले को देखते ही, मौका मिलते ही उसको अपना शिकार बना लेती है और उसको मारकर अपनी मौत का बदला लेती है। इसी वजह से जब ये चीज बहुत ज्यादा उस सुनसान सड़क पर होने लगी तो कोई भी ऑटो वाला उस एरिया में ऑटो नहीं चलाता था। लेकिन मुझे इस चीज के बारे में पहले से पता नहीं था। इसी वजह से उस दिन मैं उस औरत की आत्मा के चंगुल में फंस गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।